कक्षा 10वीं गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना सीखेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इसके अंतर्गत ठोस आकृतियों के अंतर्गत आपके कक्षा 10वीं के जो पाठ्यक्रम में ठोस आकृतियों में घन की आकृति, क्यूब, घनाभ की आकृति, क्यूबाइड, बेलन अर्थात सिलेंडर, शंकु अर्थात कोन, गोला स्फीयर, इन ठोस आकृतियों का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। साथ ही हम आयतन भी ज्ञात करेंगे। आइए सबसे पहले हम घनाभ और घन के बारे में देखते हैं। आइए एक घनाभ की आकृति किस प्रकार बनाते हैं वो देखिए। आप पूर्व कक्षा में आप ऐसे घनाभ की आकृति आपने बनाया होगा। आइए देखते हैं। इस प्रकार से एक आयत हम बना लेंगे, ठीक है। ये आयत हो गया। ये देखिए इस प्रकार से ऐसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक आयत बनाया, ठीक। और एक दूसरा आयत भी हम बना लेते हैं बिल्कुल इस प्रकार से। ऐसे जितना जगह हमने इधर इसको छोड़ के रखा है उतने ही हम इधर आगे बढ़ाएंगे ऐसे। और इसी प्रकार जितना जगह हमने इधर छोड़ा है उतनी ही जगह हम इसके नीचे इस प्रकार से बढ़ा देंगे और एक दूसरा आयत बनाएंगे, ठीक है। ये ऐसे इस प्रकार से मिला लीजिए इसको ऐसे। इसको भी मिला लेते हैं ऐसे, ठीक है। देखिए अब इसके इस प्रकार शीर्षों को मिलाइए, इसको मिला देंगे, इसको मिला दिए और इसको मिला दिए। इस प्रकार से एक घनाभ की आकृति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। इस घनाभ में आइए नामकरण कर देते हैं। ए ये हो गया, बी ये सी और ये डी हो गया। तो ए बी सी डी देखिए ध्यान से, ये आयत के आकार का है, ठीक है ना। और दूसरा इसमें और आगे नामकरण करेंगे तो ई यहाँ लिख दीजिए एफ जी और ये हो गया एच। आप ध्यान से देखिए इस घनाभ की आकृति में जैसे ए बी सी डी ये एक आयत की आकृति है, आयताकार आकृति। दूसरा आप इसे भी देखिए ई एफ जी एच यह भी एक आयत की आकृति है। आप तीसरा देखिए ए बी जी एफ यह भी एक आयत की आकृति है। तो डी ई एच सी यह भी एक आयत की आकृति है। इधर देखिए ए डी ई एफ यह भी एक आयत है। साथ में सी एच जी बी यह भी एक आयत है। तो इस प्रकार कुल 6 आयतों की यहाँ पर संख्या मौजूद है। तो अब हम परिभाषा कैसे देंगे, डेफिनेशन कैसे देंगे घनाभ का, आइए देखते हैं। 6 घन है ना, आयताकार, 6 आयताकार
आकृति, या इसको हम आकृति की जगह हम इसको क्या कह दें, इसको हम फलक कह सकते हैं या पृष्ठ। ठीक है, 6 आयताकार पृष्ठों से घिरी एक बंद आकृति, एक बंद आकृति को घनाभ, क्यूबॉइड कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ऐसे अब इस आकृति का नाम क्या है, तो यहाँ इसका नामकरण भी कर देंगे। आकृति ए बी सी डी, ध्यान दीजिए नामकरण को आपको क्रम से करना होगा, अल्फाबेटिकल, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ऐसे ए बी सी डी ई एफ जी एच। एक घनाभ है, एक घनाभ है। ध्यान दीजिए घनाभ का दैनिक जीवन में अगर हम उदाहरण खोजें, घनाभ का दैनिक जीवन उदाहरण देखें तो आप अपने चारों तरफ अगर देखें तो कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे। एक तो जैसे उदाहरण आपका जो किताब है, ध्यान दीजिए आपका किताब, इस प्रकार से किताब को देखिए, है ना, ये इस प्रकार से ये भी देखिए घनाभ है। यहाँ पर लंबाई भी है, ये देखिए चौड़ाई भी हो गया, और ये किताब की मोटाई भी हो गई। तो इस प्रकार आप और भी उदाहरण देख सकते हैं घनाभ का। और सर्वोत्तम उदाहरणों में अगर देखें तो घर में जो चादर की बनी हुई जो संदूक होती है, वह भी एक घनाभ का सर्वोत्तम उदाहरण हम मान सकते हैं। एक आयताकार फर्श या वर्गाकार फर्श वाला जो पक्का कमरा होता है, जिसकी, है ना, जिसकी फर्श और छत दोनों का क्षेत्रफल समान हो, ठीक है ना, लंबाई चौड़ाई जिनका बराबर हो, आयताकार हो या वर्गाकार हो फर्श और छत, तो ऐसे जो कमरे होते हैं वह भी घनाभ का एक सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है। मैच बॉक्स, माचिस का डिब्बा, तो माचिस का जैसे डिब्बा का मैंने उदाहरण दिया, एक घनाभ का सर्वोत्तम उदाहरण है। आप इसको देख लीजिए, ये एक पृष्ठ है, ठीक है ना। तो इस पृष्ठ में ये देखिए पृष्ठ आयताकार है, ठीक इसी के विपरीत और इस भाग को देखिए, यह भी एक आयताकार है। इस पृष्ठ को देखिए, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये भी आयताकार है, ठीक है ना। इस प्रकार ये भी ठीक उसी प्रकार आयताकार है। अब इसको देखते हैं, ये भी एक आयताकार है। इस फलक को भी देखिए, पृष्ठ को, ये भी आयताकार है। इस प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं, आइए इसको देखते हैं। डस्टर जो डिब्बा इसका आता है कवर, है ना, रखने के लिए, तो ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये आयताकार है। ठीक इसी के अपोजिट इस पृष्ठ को देखेंगे तो ये भी आयताकार है। आप इधर भी देखेंगे, आप किसी भी दृष्टि से इसको देखेंगे तो ये एक सर्वोत्तम घनाभ का एक उदाहरण है। आपके सामने और भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में जो रबर आप यूज़ करते हैं इस आकृति का, देखिए वह भी एक घनाभ आकार का है। ये देखिए इस प्रकार से पिन बॉक्स जैसे घर में रखी जो वस्तुएं हैं, मैंने उसका आपको उदाहरण दिया। आप और कई भी उदाहरण देख सकते हैं। ये घनाभ मतलब जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई या मोटाई हो, ठीक है। तो ये घनाभ के सर्वोत्तम उदाहरण है ये, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं घनाभ के कुछ गुण धर्म होते हैं, घनाभाकार आकृति के कुछ गुण धर्म। तो इसमें आप लिख सकते हैं उदाहरण में घनाभ के माचिस का डिब्बा हो गया, ये आपका जो किताब जो कॉपी आता है वो भी एक घनाभ का उदाहरण है, ठीक है ना। और इस प्रकार से आप, या फिर आपका जो ये है ना कमरा, वो भी घनाभ का ही उदाहरण है। इस प्रकार ये आप उदाहरण दे सकते हैं। आइए घनाभ के कुछ गुण धर्म हैं,
गुणधर्म को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला इसमें पॉइंट में आता है घनाभ में कितने फलक होते हैं। तो घनाभ में फलक, फलक को हम पृष्ठ भी बोल सकते हैं या एक प्रकार से सतह भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो घनाभ में कुल कितने पृष्ठ या कुल कितने फलक होते हैं, आइए देखते हैं। तो चूंकि घनाभ 6 आयताकार पृष्ठों से घिरा हुआ है, तो इसलिए घनाभ में 6 फलक होंगे। दूसरा इसमें आता है घनाभ में कितने कोर होंगे, कोर या भुजा साइड। देखिए घनाभ में कोर या भुजा, तो देखिए यहाँ पर जैसे ये घनाभ की कोर है या भुजा है, ये घनाभ की कोर है या भुजा है, ये देखिए ये। तो जैसे आप गिन कर देखिए, ए बी एक कोर हो गया, बी जी दूसरा कोर हो गया, एफ जी तीसरा कोर हो गया, ए एफ हो गया। आप गिनते रहिए, ई एफ, डी ए, डी ई, सी एच, सी डी, ई एच। इस प्रकार से कुल मिला के घनाभ में 12 कोर होते हैं। तीसरा इसका है घनाभ में शीर्ष कितने होते हैं, शीर्ष। तो देखिए जहाँ पर घनाभ की 3 कोरें आकर मिलती हों, यह कह सकते हैं 3 कोरों का उभयनिष्ठ बिंदु। जैसे मान लीजिए कोर ए बी, कोर ए एफ और कोर ए डी का उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, ए है, तो ये शीर्ष हो गया। इस प्रकार कुल कितने शीर्ष हैं, तो 1 2 3 4 और 4 ऊपर, तो घनाभ में 8 शीर्ष होते हैं। चौथा इसमें बिंदु देख सकते हैं घनाभ की लंबाई, ध्यान देना है विशेष इसको, घनाभ की लंबाई लेंथ को ए से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को सी से व्यक्त किया जाता है, व्यक्त करते हैं या किया जाता है। या घनाभ की लंबाई को एल भी कहा जाता है, लेंथ, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को हाइट एस से भी व्यक्त किया जाता है। तो इस स्थिति में देखिए ए बी ये घनाभ की लंबाई है, इसको ए से दर्शाएंगे, इस भुजा की लंबाई को स्मॉल है। ये घनाभ की चौड़ाई है, ये स्मॉल बी हो गया, इसकी जो एफ की जो माप है। और इसी प्रकार ए डी ऊंचाई है, तो इसको हम एच लिख देंगे, या सी भी लिख सकते हैं आप। आइए इसको ए लिखे हैं तो इसको सी ही लिख देते हैं, ये सी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार एक और गुणधर्म इसमें है घनाभ का, ध्यान से देखेंगे। जैसे घनाभ में, घनाभ ए बी सी डी ई एफ जी एच में यदि आधार ए बी जी एफ को मान लेते हैं, तो ये आधार फलक और आधार फलक के जो विपरीत ओर फलक है सी डी ई एच, इन दोनों फलकों को अगर छोड़ दिया जाए तो शेष जो चारों तरफ के जो फलक हैं इनको पार्श्व फलक कहा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा, इसको देखिए, मान लीजिए हमने इसको ऐसे रखा, तो ये नीचे का जो है आधार फलक हो गया और ये ऊपर का फलक, दोनों फलक को छोड़ देने पर अब बचे कितने फलक, गिनिए, 1 फलक, ये 2 फलक साइड वाला, और इधर साइड वाला 3 फलक और इधर साइड वाला 4 फलक। इस प्रकार ये चारों फलकों को घनाभ का पार्श्व फलक कहते हैं। तो पार्श्व फलक, पार्श्व फलक या पृष्ठ घनाभ में कितने होते हैं, 4। एक और देखते हैं समांतर फलकों का युग्म, समांतर फलकों का युग्म या जोड़ा, ये कितने हैं देखिए। तो ध्यान देना है, हम इसी उदाहरण को फिर से लेते हैं। जिस प्रकार
समांतर रेखा के लिए हम क्या कहेंगे, दो रेखाएं इस प्रकार की हों कि उन दोनों रेखाओं को दोनों ओर से अगर हम आगे बढ़ाएं तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद न करें। साथ ही साथ इन दोनों रेखाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है प्रत्येक स्थान पर एक समान हो, तब हम कहेंगे ये दोनों रेखाएं एल और एम समांतर है। ठीक इसी प्रकार से समांतर फलकों या समांतर पृष्ठों का युग्म, ये क्या है देखिए, इसको हमने इस प्रकार रखा एक घनाभ को। तो देखिए ये एक फलक हो गया और इसका अपोजिट इधर एक फलक है, तो ये जो दोनों फलक है इसको समांतर फलकों का एक जोड़ा या एक युग्म कहेंगे। आप कल्पना करिए ये दोनों फलकों, इधर के फलक और इधर के फलक दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं और तो कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर नहीं आती है। साथ में इस फलक को और इस फलक को देखिए, ये दोनों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो ये दोनों फलक भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद अगर नहीं करती हैं। आप एक और उदाहरण देख सकते हैं कमरे का। घनाभाकार कमरा अगर है तो कमरे की आमने सामने की दो दीवारों को आप कल्पना करिए, आगे बढ़ाते जाइए कल्पना से, क्या ये दोनों दीवारें एक दूसरे को कहीं मिलती हुई प्रतीत होंगी? तो नहीं। तो अब ऐसे दो दीवारों को, आमने सामने की स्थित दो दीवारों को हम समांतर दीवार कहेंगे या समांतर फलक कहेंगे घनाभ के संदर्भ में। तो समांतर फलकों का युग्म कितना है? तो यहाँ पर 3 युग्म होंगे, ठीक है ना। इसी समझ सकते हैं, ये ऊपर का फलक इसका समांतर ये इधर का हो गया, एक जोड़ा हो गया। इस फलक का समांतर फलक इधर वाला हुआ, 2 जोड़ा हो गया ये वाला। इसी प्रकार इस फलक का समांतर फलक ये हुआ तो 3 जोड़ा। तो समांतर फलकों के 3 युग्म हो गए, ठीक है। अब इसमें एक और आता है घनाभ का विकर्ण। ध्यान दीजिए, घनाभ में 2 प्रकार के विकर्ण पाए जाते हैं। एक तो पृष्ठीय विकर्ण हो गया, पृष्ठीय विकर्ण। जैसे एक आयत की जो विकर्ण होते हैं उसको आप भली भांति जानते हैं। ये आयत है ABCD, तो आयत का एक विकर्ण क्या है, ये इस प्रकार A और C को मिला दिए तो एक विकर्ण हो गया AC। इसी प्रकार BD को हमने मिला दिया तो आयत का 2 विकर्ण हो गया। ध्यान दीजिए, एक आयताकार आकृति में या एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, तो घनाभ में कुल 6 आयताकार आकृति है या पृष्ठ है, तो कुल विकर्ण कितने हो जाएंगे? तो 6 का 2 से गुणा कर देंगे तो 6 दूनी 12। तो घनाभ में कुल 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं, ठीक है। अब आते हैं आकाशीय विकर्ण। कहीं कहीं पर इसको आंतरिक विकर्ण भी कहा जाता है, आकाशीय विकर्ण। इसको देखते हैं इसकी संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना होगा कि कमरे में, जैसे घनाभाकार कमरे में अगर आप देखें तो उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इस चित्र को देखिए, इसको आप एक घनाभाकार कमरा मानिए। तो कमरे में जैसे यहाँ पर ऊपर का किनारा है D, शीर्ष D को सम्मुख नीचे का जो किनारा है G, उससे अगर हम मिला दें इस प्रकार से तो एक विकर्ण हो गया। ध्यान दीजिए, ये क्या हो गया? एक विकर्ण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे का जो किनारा है शीर्ष A, अगर इसको सम्मुख इधर से अगर हम मिलाते हैं, है ना, तो वो दूसरा आपका विकर्ण हो जाएगा, आकाशीय विकर्ण। इसको मैं आपको एक दूसरे चित्र से समझाता हूँ, आप जल्दी समझ पाएंगे। आइए मैं एक घनाभ के विकर्ण को, आकाशीय विकर्ण को समझाने के लिए एक आपके सामने दूसरा घनाभ का उदाहरण दे रहा हूँ। यहाँ पर समझाने की दृष्टि से मैंने ऊपरी जो फलक है उसको मैंने निकाल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से घनाभ है। ये लंबाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया, और अगर आप इधर से देखें तो ये घनाभ की गहराई हो गई। पर अगर आप यहाँ से उसको देखेंगे तो जिसको गहराई बोले हैं
वह घनाभ के लिए ऊंचाई बन गया, ये ऊंचाई हो गया। अगर ये ठोस रहता, ठीक है ना, मान लीजिए ये ठोस रहता, ये ठोस है, ऊपर से भी अगर फलक अगर हम ढक दें तो फिर ये घनाभ के लिए मोटाई का काम करेगा, ठीक है ना, ये मोटाई कहलाएगा। तो हम आपको आकाशीय विकर्ण के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस कोने को देखिए, ध्यान से देखेंगे, इस कोने को अगर हम ये ऊपर वाले कोने से मिला दें, यहाँ से ऐसे, तो एक विकर्ण हो गया, एक आकाशीय विकर्ण। दूसरा, आप इस ऊपर वाले कोने को शीर्ष कहें या कोना कहें, उसको सम्मुख नीचे वाले कोने यहाँ से अगर मिलाएं ऐसे, तो ये दूसरा आकाशीय विकर्ण हुआ। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, इसी प्रकार इस ऊपर वाले जो कोने हैं शीर्ष को आप सम्मुख देखिए, ये नीचे वाले से मिलाइए, तो ये तीसरा आकाशीय विकर्ण हुआ। अब आप इस ऊपर वाले कोने को इसके सम्मुख ठीक नीचे वाले शीर्ष से मिलाइए, तो ये चौथा आकाशीय विकर्ण हुआ। इस प्रकार एक घनाभ की आकृति में कुल 4 आकाशीय विकर्ण होते हैं। तो आकाशीय विकर्ण की संख्या हो गई 4। और अगर हम कुल विकर्ण की बात करें, एक घनाभ में कुल कितने विकर्ण होते हैं, तो कुल विकर्ण होते हैं 12 धन 4 16। आपको इसमें भ्रमित नहीं होना है। अगर किसी घनाभ का या घनाभाकार आकृति का पृष्ठीय विकर्ण पूछा जाता है तो आपको उसमें 12 बताना है। आकाशीय विकर्ण कहा जाता है तो आपको 4 बताना है, और कुल विकर्ण तो 16 है। परंतु कहीं पर अगर उल्लेख केवल विकर्ण का होता है तो उसको हमको आकाशीय विकर्ण से ही उसको समझना है, ठीक है। आइए एक दूसरी आकृति घन क्यूब के बारे में देखते हैं। एक वर्गाकार आकृति हमने बनाया, एक दूसरा वर्गाकार आकृति बनाया। इस प्रकार से इनके शीर्षों को जोड़िए ऐसे। तो इस प्रकार से जो आकृति प्राप्त होती है वह घन है। क्या है? घन। नाम लिख देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो आकृति ए बी सी डी ई एफ जी एच एक घन है। क्या है? एक घन है, ठीक है। इसका परिभाषा कैसे देंगे? चूंकि घनाभ की जो परिभाषा है लगभग घन की वही परिभाषा होगी। फर्क इतना है, घनाभ का प्रत्येक जो पृष्ठ या फलक है वो आयताकार होता है, जबकि घन का वर्गाकार होता है, ठीक है। तो यहाँ पर परिभाषा इस प्रकार से हो गया, 6 वर्गाकार आकृति से या फलकों से घिरी एक बंद आकृति को हम घन कहते हैं। ध्यान दीजिए, घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होती है। घन की लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई। यहाँ पर ऊंचाई से तात्पर्य यहाँ पर गहराई से भी है, गहराई, और या फिर ध्यान दीजिए मोटाई, ठीक है ना। तो घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होती है, अर्थात यहाँ पर तीनों बराबर होगा ऐसे। और यदि हम इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को ए से दर्शाएं तो ए भी एक भुजा हो गया, इसको ए से, इसी प्रकार ए एफ भी ए और ए डी भी ए, ठीक है। तो घनाभ के जो गुणधर्म होते हैं घन के भी पूरा वही गुणधर्म होते हैं। केवल अंतर इतना ही है कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, लेकिन घन की केवल भुजा होती कह सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होने का, ठीक है ना। और साथ में
घन का प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है जबकि घनाभ का आयताकार होता है। ठीक, बाकी शेष गुणधर्म बिल्कुल घनाभ के जैसा ही होता है। इसका अगर हम दैनिक जीवन में उदाहरण देखें तो सबसे अच्छा उदाहरण इसमें है डाइस, पासा। क्या है? पासा। इसमें 6 फलक होते हैं। ठीक, 12 कोर होंगे, 8 शीर्ष होंगे और 4 आकाशीय विकर्ण होंगे, 12 पृष्ठीय विकर्ण होते हैं। इस प्रकार से